हेलो स्टूडेंट। आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके होने के क्या कारण थे। तो आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधियां की गई या शांति सम्मेलन हुआ, उस शांति सम्मेलन के अंदर जो है वो एक संधि की गई थी। मित्र राष्ट्रों ने संधि को की शर्तों को बनाया था। शांति सम्मेलन में ये संधि जो है वो जर्मनी के लिए लागू की गई थी, जर्मनी के लिए बनाई गई थी और इसे वर्साया की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि की जो शर्तें थी वो जर्मनी को पूर्ण रूप से अपंग बनाने वाली शर्तें थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही कोई भी सम्मानित देश है, उसके लिए ये संधि जो है बहुत ही अपमानजनक संधि आप उसको कह सकते हैं। और इस संधि पर जो था दबाव डाला गया मित्र राष्ट्रों की तरफ से कि अगर जर्मनी इस वर्साय की संधि पर अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो जबरदस्ती आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि न चाहते हुए भी जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। और ये संधि का प्रारूप जो है वो मित्र राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए किया था और जर्मनी को पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं अपंग बनाने के लिए किया था, ताकि इन फ्यूचर जो है जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने जो है वो कभी भी खड़ा ना हो पाए। तो ये जो संधि हुई या वर्साया की संधि के नाम से जो जानी जाती है, इस संधि के पर हस्ताक्षर होते ही जो था आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज जो है वो बो दिया गया था। ये संधि 28 जून 1919 ईस्वी में वर्साया के महल में साइन की गई थी जर्मनी के द्वारा। और इस संधि में जो था जर्मनी से उसकी आर्थिक संपदा, ठीक है, उसकी जो जनसंख्या थी उसका विभाजन कर दिया गया, क्योंकि जितने भी उसके उपनिवेश थे जर्मनी के, वो सभी उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ जर्मनी का एक तिहाई हिस्सा जो है वो भी मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। और इसके चलते जो था जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी पर जो है निशस्त्रीकरण की नीति थोप दी। यानी कि पूर्ण निशस्त्रीकरण जो था वो जर्मनी पर थोप दिया गया। यानी कि एक निश्चित मात्रा में सेना जर्मनी रख सकता है सिर्फ अपने आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए। 1 लाख सेना जो है वो जर्मनी के लिए निश्चित कर दी गई कि तीनों सेनाएं जो है उनकी संख्या जो है 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो जो था सार का जो इलाका है, जो कि आर्थिक रूप से जर्मनी को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, कोयले का इलाका है, वो इलाका जो है वो फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है। आगे इसमें में जो था बहुत सी बहुत बड़ी धनराशि जो है वो जर्मनी पर युद्ध की क्षतिपूर्ति का आरोप लगाकर उस पर थोप दी गई कि ये युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपकी वजह से शुरू हुआ, आपके कारण ही पूरा विश्व जो है वो उसको इतना सारा नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए इस युद्ध की क्षतिपूर्ति जो है वो आपके द्वारा हर्जाने के रूप में आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके लिए भी कुछ क्लॉज जो थे वो बनाए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्साया की संधि ने जो था जर्मनी को पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया था कि आगे इन फ्यूचर जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों के सामने ठहर ना पाए या टिक ना पाए। इसके साथ साथ जो था द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था और सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। 6 साल ये युद्ध चला है। और ये युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक या विध्वंसकारी जो है वो साबित हुआ था। और जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों में ये युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी 2 ही गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में हम बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ और रूस ये आते हैं। ठीक है। और धुरी राष्ट्रों की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी, जापान, इटली ये आते हैं। और इन देशों का यानी कि मित्र राष्ट्रों का और धुरी राष्ट्रों का सहयोग करने के लिए 70 देश जो थे वो इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे।
यानी कि उनके भी अपने-अपने हित रहे, अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे और इस युद्ध में जो है प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा जो है आर्थिक और जन नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था विश्व को। अगर हम इसमें उसके सैनिकों की और निर्दोष व्यक्तियों की उसमें जो मारे गए उनकी तो 7 करोड़ लोग जो थे वो इस युद्ध में मारे गए थे और 8 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है वो इस युद्ध में घायल हुए थे और आर्थिक नुकसान की बात की जाए तो आर्थिक नुकसान जो था वो बहुत ज़्यादा इस युद्ध में हुआ था और आप कह सकते हैं कि करोड़ों मिलियन डॉलर जो था वो इस युद्ध में जो था आर्थिक नुकसान जो था सभी देशों को उठाना पड़ा था। तो एक कारण कोई ज़िम्मेवार नहीं था लेकिन बीज जो थे वो वर्साया की संधि से बो दिए गए थे, तो एक कारण इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि दोषपूर्ण वर्साया की संधि की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हुआ। अगर इतना ज़्यादा जर्मनी को शोषित नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा उसको उस पर जो था अ, आरोप नहीं लगाए जाते या आप कह सकते हैं कि संधि की शर्तें इतनी कठोर ना होती तो शायद ये युद्ध ना होता लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा कारण इसमें आप दे सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस जो था उस वो असफल हुआ था। लीग ऑफ नेशन जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस एक संस्था की जरूरत महसूस की गई थी कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, विश्वव्यापी संस्था होनी चाहिए जो ऐसी आने वाली ऐसी जो समस्याएं हैं या आने वाले ऐसे जो युद्ध हैं उनको रोका जा सके क्योंकि ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं होते थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी युद्ध होते थे, क्षेत्रीय युद्ध होते थे, लेकिन ऐसे युद्ध नहीं हुए जिसे कि हम ग्रेट वॉर का नाम दे सके या ग्लोबल वार का हम उसको अगर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो उसे ग्लोबल वार कहा गया। तो इस तरह के युद्ध इन फ्यूचर ना हो उसके लिए ये संघ का निर्माण किया गया था और इसका काम जो था वो ये था कि शांति व्यवस्था जो है वो विश्व में कायम करनी है या जो देश हैं उनकी जो आपसी मतभेद हैं उन मतभेदों को निपटाने का काम इसको करना है इस संघ को और 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और शुरू में इसके सदस्यों की संख्या 50 थी। ठीक है, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ी भी लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्योंकि कारण जो थे वो इतने ज्यादा परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि लीग ऑफ नेशन जो है वो भी कोई कार्य नहीं कर पाया था क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन जो है वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया था। इसमें शुरू में तो जो दूरी राष्ट्र थे या जो पराजित राष्ट्र थे उनको तो सदस्यता दी भी नहीं गई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो था ये लीग ऑफ नेशंस जो है वो असफल रहा क्योंकि इसके 20 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। उसके बाद आप एक और कारण दे सकते हैं वो है निशस्त्रीकरण की नीति का असफल होना। निशस्त्रीकरण की नीति अब वर्साया के अंदर जो है कि संधि जो हुई थी उस संधि में एक शर्त ये भी थी कि जर्मनी जो है उसका पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण कर दिया जाए यानी कि उसे किसी भी प्रकार की सेना जो है वो ना ही विशाल सेना वो रख सकता है ना ही हथियारों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, हथियार भी बना सकता और इसके साथ साथ कुछ लिमिटेड जो है वो उसको वो शक्ति जो है या सैन्य शक्ति वो रख सकते हैं यानी कि टोटल ये कहा गया कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो सेना जर्मनी नहीं रख सकता जिस और वायुसेना जो है उस पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वायुसेना तो नहीं उड़ा सकता या बना सकता। इसके साथ साथ जो आपका हवाई मार्ग था जो जर्मनी से होकर गुजरता था उसका प्रयोग मित्र राष्ट्र कर सकते हैं, उसका प्रयोग मित्र राष्ट्र करेंगे लेकिन जर्मनी जो है वो हवाई सेना या वायु सेना उस पर उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध इस संधि के दौरान लगा दिया गया था। इसके साथ साथ पंडुओं की नौसेनाओं की जो ताड़पीड़ो होते थे उनकी संख्या भी निश्चित कर दी गई और इसमें जो था इसकी वजह से जर्मनी जो था आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि इसकी वजह से जो था उसका आप कह सकते हैं कि
पूर्ण रूप से उसको आप अपंग बना दिया गया कि आप जो है वो क्या करोगे, आप जो है वो सेना रख सकते हो, लेकिन अपनी आंतरिक शांति के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तानाशाहों का उत्कर्ष, ये भी एक पॉइंट आप दे सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो जर्मनी पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, ठीक है। उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। और उस समय जो था वर्साया की संधि पर जब साइन किए गए थे तो यहाँ का जो शासक था विलियम केसर जो था वो कहाँ चला गया था, वो हॉलैंड चला गया था। उसके बाद यहाँ पर जो था वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। राजतंत्र खत्म हो गया, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यहाँ पर अनेकों विरोधी दल जो थे वो उदय होना शुरू हो गया विरोधी दलों का। उनमें से ही एक नाजी पार्टी हुई जिसका कि मुखिया कौन था, हिटलर था, ठीक है। और हिटलर ने उस समय की जो अव्यवस्था जो फैली हुई थी या असंतोष जो जनता में फैला हुआ था, क्यों, क्योंकि जो था जनता, जर्मनी की जनता ये मान रही थी कि वाइमर सरकार ने ही इस वर्साया की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो अपमानजनक संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई या जर्मनी ने जो जिसको अपमान उस मित्र राष्ट्रों की तरफ से इसको सहना पड़ा है, उसका श्रेय जो है या उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहरा रही थी जनता, वाइमर गणराज्य को, यानी कि वाइमर सरकार को। तो ऐसी स्थिति में हिटलर ने जो था इन सब परिस्थितियों का फायदा उठाया और नाजी दल की स्थापना की और 1933 ईस्वी में जर्मनी का तानाशाह जो था वो हिटलर बन गया था। और उसने 1935 ईस्वी में ये सभी रूल्स जो थे वो तोड़ने शुरू कर दिए थे। वर्साया संधि के तहत जो निशस्त्रीकरण की जो नीति थोपी गई थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। और अपने जो उपनिवेश थे उन उपनिवेशों का वो दोबारा से उसने अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। इसी को देखा देखी जो था इटली, क्योंकि इटली भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मित्र राष्ट्रों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने जो पार्टी जो चेंज की थी वो इसी वजह से की थी कि उसे जो है इस युद्ध के बाद ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो जीत का हिस्सा था उसमें से बहुत ही कम में इसको संतोष करना पड़ा, यानी कि मित्र राष्ट्रों को ने इसको बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो था उस जीत में से इसको इटली को दिया था, जिससे कि यहाँ की जनता जो है वो भी नाराज थी। और उस समय मुसोलिनी जो था वो तानाशाह था इटली का। तो मुसोलिनी ने भी इस चीज का फायदा उठाते हुए जो था इसने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। और एबिसिनिया पर आक्रमण करने के बाद जो अंतर आपका जो राष्ट्रीय संघ है, ठीक है, इस संघ ने राष्ट्रीय संघ ने इसको क्या आक्रमणकारी जो है वो घोषित कर दिया था। लेकिन ज्यादा इसका जो था राष्ट्रीय संघ इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसी के साथ को देखा देखी जापान जो है, जापान ने भी मंचूरिया का पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ये सभी देश जो हैं इन पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से इनको बहुत ज्यादा शोषित किया जा रहा था। जापान जो है वो जर्मनी की तरफ अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा था, तो इसीलिए जो था मंचूरिया पर उसने अधिकार कर लिया। इसके साथ आप कह सकते हैं कि 1937 ईस्वी में रोम, टोक्यो, बर्लिन धुरी ने यूरोप राजनीतिक स्थिति को संकट में बना दिया। रोम, टोक्यो, बर्लिन ये सब तीनों जो है वो राजधानी है जर्मनी की, जापान की और इटली की, ठीक है। ये एक गुट बन गया 1937 में। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक जातियों की समस्या, क्योंकि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के खत्म हुआ, जो शांति समझौते हुए, उस समझौतों में जो था जो थे इतने जो थे उपनिवेश एक दूसरे को दिए गए, बदले गए, जिसकी वजह से जो था जो जातियों का अदल बदल जो होना वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी, ठीक है ना। कोई प्रदेश जो है वो पहले उसके जर्मनी के अधिकार में था, अब वो कहाँ चला गया, फ्रांस के अधिकार में चला गया। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो जातियां थी जो माइग्रेट हो गई थी, या आप कह सकते हैं कि उनके क्षेत्र पे किसी और शासक का या किसी और देश का अधिकार हो गया था, ऐसे उसमें ये लोग जो है अपने आप को इन्होंने विदेशी समझना शुरू कर दिया था। और इसी के चलते बाल्कन प्रायद्वीप तथा मध्य यूरोप में यह स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी।
ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग रखा गया, चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र कर दिया गया तथा पोलैंड को समुद्र तक पहुंचाने का मार्ग देने के लिए पूर्वी पर्शिया को शेष जर्मनी से अलग कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों ने आत्म निर्णय का सिद्धांत स्वीकार किया, परंतु इसे सभी जगह लागू नहीं किया गया था। ठीक है, इससे जो था जो एक दूसरे की जो विरोधी जातियां थी वो एक दूसरे के देश में आकर बसनी शुरू हो गई थी और इससे असुरक्षा, जहाँ पर अगर आप अपने नेटिव प्लेस से कहीं और दूसरी जगह जाके शिफ्ट होते हैं तो वहां पर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो वही स्थिति, वही अनुभव जो था इन जातियों को भी हो रहा था और जर्मनी का के इतने टुकड़े जो थे वो मित्र राष्ट्रों ने कर दिए थे कि जर्मनी के कुछ लोग जो थे वो चेकोस्लोवाकिया में थे, कुछ लोग पोलैंड में थे, कुछ लोग ऑस्ट्रिया में थे। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी के जितने भी जहाँ जहाँ जो लोग थे वो अपने आप को उनके अंदर एक असंतोष की भावना फैली हुई थी, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसके लिए हिटलर ने इस चीज का फायदा उठाया। ठीक है, और जितने भी बाहर बसे हुए जर्मन जो थे, जर्मनी के जो लोग थे उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया कि उनको मिलाना शुरू कर दिया और उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना जो है वो भरना शुरू कर दी, यानी कि राष्ट्रीय भावना की सोच जो थी उनके अंदर डालनी शुरू कर दी। और इसी तरह से जो था उसने जर्मनी ने पश्चिम की शक्तियों से सौदेबाजी की तथा अल्पसंख्यकों पर कुशासन का आरोप लगाकर ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड का अपहरण कर लिया, यानी कि जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया और सुडेनलैंड जो था उसको अपने अधिकार में कर लिया। और ये जो है अल्पसंख्यकों की समस्या जो है ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी। इसके साथ साथ आप इसमें दे सकते हैं, एक और कारण आप इसमें दे सकते हैं कि 1929 में आर्थिक मंदी का दौर शुरू होना, यानी कि ये समय जो था ऐसा समय था क्योंकि जर्मनी जो है पहले से ही, इटली है, जर्मनी है, या जो भी जितने भी जो राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे, वो सभी के सभी जो है आर्थिक वैसे ही कमजोर थे। और 1929 ईस्वी में जो था विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ एक देश इसमें आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे, नहीं, पूरा विश्व जो है वो इस मंदी से त्रस्त था। और इस की वजह से जो था राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो इन देशों में, यानी कि जो तानाशाही देश थे यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि जर्मनी में इसने हिटलर ने ये कहा कि वो उनको उस परिस्थितियों से, इन परिस्थितियों से आजाद करा सकता है, यानी कि इन परिस्थितियों से उनको निकाल सकता है, बेहतर जीवन दे सकता है। हिटलर चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह रहा हो, लेकिन उसने जर्मनी की जनता का बहुत ज्यादा भला किया। ठीक है, इसी तरह से मुसोलिनी चाहे कितना बड़ा तानाशाह रहा हो, लेकिन इटली की जनता के लिए वो बहुत उसने अच्छे कार्य किए। और इसी का इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राजतंत्र जो था उसको खत्म करने के बाद, विलियम केसर के बाद गणतंत्र आ गया, यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था आ गई, लेकिन जनता उस लोकतंत्रीय व्यवस्था से खुश नहीं थी और उसने इसका हिटलर का साथ दिया और उसकी तानाशाही व्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक है ना, उसको स्वीकार किया। तो इस तरह से जो ये आर्थिक मंदी का जो दौर था उसमें प्रत्येक देश जो है वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे और हर एक देश अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाह रहा था। ठीक ऐसे कार्य किए जाए, ऐसे काम किए जाए, ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो करनी शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि वो आर्थिक मंदी से उभर सके। और इसके लिए उसने इन्होंने अन्य जो देशों के भूभाग थे उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया, यानी कि उपनिवेश जो है उनको अपने अधिकार में करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि देशों में जो और जो देश थे उनमें आपस में असंतोष की भावना जो थी या अविश्वास की भावना जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी। इसके साथ साथ उग्र राष्ट्रीयवाद का उदय भी आप कह सकते हैं कि हिटलर और जो था उसने जर्मनी में और इटली में मुसोलिनी ने अति उग्र राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास किया।
ठीक है। राष्ट्रीय भावना थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय भावना थी, लेकिन अब क्या था, अति राष्ट्रीय भावना, अति उग्र राष्ट्रीय भावना जो थी वो यहाँ पर लोगों के अंदर भर दी गई थी। लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यानी कि जो था अति उग्र राष्ट्रीय की भावना जो है उसने जर्मनी के लोगों के अंदर, हिटलर ने इतना ज्यादा उनको के अंदर उग्र राष्ट्रीयता भावना का विकास किया कि हम अपने जो अपमान का बदला है, जो हमारे ऊपर वर्साय की संधि से जो हमारा अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। तो ये उग्र राष्ट्रीयवादी भावना जो थी उसका देखा देखी जो है अन्य जो देश थे वहां पर भी उग्र राष्ट्रीय भावना पैदा होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कि निशस्त्रीकरण आ जाता है, वर्साय की संधि आ जाता है, ठीक है, आपका उग्र राष्ट्रीयवादी व्यवस्था आ जाती है। इसके साथ साथ 1929 का आर्थिक मंदी का दौर आ जाता है, तानाशाहों का उत्कर्ष आ जाता है। तो इस तरह से जो था बहुत से ऐसे कारण जो थे वो बन गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। फिर आता है एक तात्कालिक कारण, क्योंकि ये कारण जो है वो एक दिन में नहीं बने थे और एक ही दिन में युद्ध नहीं हुआ, 20 साल लगे थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसको 20 साल लगे थे, और इन 20 सालों के दौरान बहुत से ऐसे कारण बने जिन्होंने ये युद्ध जो था वो उस तक इसको पूरे विश्व को पहुंचा दिया था। लेकिन एक तात्कालिक कारण ऐसा था जिसका वजह से आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध का भी तात्कालिक कारण था, ठीक है ना, जर्मनी ने किस पर, सर्बिया पर आक्रमण किया था, ठीक है। सर्बिया जो जर्मनी का जो युवराज था, ठीक है, उस पर सर्बिया के उसने लड़के ने, प्रिंस एक युवा था, उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए जो था जर्मनी ने सर्बिया पर अटैक करने का ये घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो वो एक तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का था। यहाँ पर भी एक तात्कालिक कारण है, वो क्या है, वो ये है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि जर्मनी मौका देख रहा था कि किस तरह से जो है इसको युद्ध जो है वो शुरू किया जाए। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करने की की योजना बनाई, और उस योजना का क्या उसने रखा कि हिटलर ने पोलैंड के जो शासक था उससे ये कहा कि तुम्हारी जो डेंजिंग बंदरगाह है और एक पोलिश गलियारा है उसको हमें दे दो, यानी कि वो ये दो इलाके जो है हमें हमारे हवाले कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है, आक्रमण करने की घोषणा कर दी। लेकिन पोलैंड का जो शासक था उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम ना ही डेंजिंग बंदरगाह देंगे, ना ही हम पोलिश गलियारा देंगे। तो इस पर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को प्रातः सुबह पोलैंड पर बिना युद्ध की अग्रिम घोषणा किए उस पर आक्रमण कर दिया कि हम आक्रमण करेंगे। ये कहा था कि अगर आप ये चीजें नहीं देंगे तो हम आपको आक्रमण करेंगे, लेकिन इस डेट को करेंगे ऐसा उसने नहीं कहा था। यानी कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रातः पोलैंड पर बिना युद्ध की घोषणा के आक्रमण उसने कर दिया। किसने? जर्मनी ने। ब्रिटेन और फ्रांस ने अल्टीमेटम दिया कि पोलैंड के प्रति आक्रमण कार्यवाही जो है वो जर्मनी बंद कर दे। अगर जर्मनी पोलैंड पर अपना जो ये आक्रमणात्मक जो कार्यवाही है इसको जारी रखेगा तो हम भी इस युद्ध में पोलैंड का साथ देंगे। तो हिटलर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब जो है हिटलर जो है अपनी अपनी कार्रवाई करेगा। तो इसके चलते जो था 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, ठीक है। उसी दिन शाम को 5 बजे फ्रांस जो है वो भी जर्मनी के विरुद्ध जो है उसने युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि अब कौन कौन है? पोलैंड है, ब्रिटेन है, और कौन आ गया उसके साथ ही? फ्रांस। 3 आ गए, ठीक है। इसके साथ आप कह सकते हैं कि फ्रांस के जुड़ते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इस तरह से तात्कालिक कारण जो है वो बना द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का, और 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। यानी कि
वैसे तो अगर हम बात करें तो 1 सितंबर को ही शुरू हो गया था, लेकिन 3 को इसके अंदर जो है कौन, इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो इसमें शामिल हो गए थे, और सितंबर 1945 ईस्वी को ये तक ये युद्ध चला था, पूरे 6 साल तक ये युद्ध चला था। तो ये थे आपके द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या-क्या थे, जो कि आपको बताए गए। आई होप ये आपको अच्छे से इसके कारण समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम शीघ्र ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।